डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे और सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा यूनिट थर्ड का पार्ट थर्ड होने वाला है। सब्जेक्ट हमारा चल रहा था मेडिसिन और केमिस्ट्री फर्स्ट बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर। तो आई होप पीछे के लेक्चर्स आप लोगों ने सभी देखे होंगे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर के नाम से, वहां पे जाके आप सभी लेक्चर्स अटेंड कीजिए। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट के लेक्चर्स हमारे आ रहे हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर, तो सभी सब्जेक्ट को आप स्टडी कर सकते हैं कटारिया फार्मेसी के ऊपर। कटारिया फार्मेसी पे आपको सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक्स के लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। रेगुलर वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, हमारे कटारिया फार्मेसी के डिटेल नोट्स चाहिए, तो आप कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको नोट्स अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल जाएंगे और कोर्स भी जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा, तो उसका भी बेनिफिट आप लोग उठा सकते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा थर्ड पार्ट होने वाला है इसके अंदर हम देखेंगे। देखिए, हम पढ़ रहे थे ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। देखिए, टॉपिक अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखते आ रहे हैं यूनिट सेकंड से यूनिट फर्स्ट से, तो आपको पता होगा कि भाई ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में हमने कंप्लीट स्टडी करवाया है आप लोगों को। तो अब इसके अंदर जो सेकंड टाइप था हमारा पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स, इसका सेकंड पार्ट हमारा होने वाला है। पहले हमने स्टडी कर लिया इन डायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स। आज हम देखेंगे इनडायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स के बारे में, ठीक है। तो ये जो बच्चे लेक्चर स्टार्टिंग से देख रहे हैं, ये दो पार्ट देखे, उनको ये चीज समझ में आ रही है कि ये कौन सा पार्ट होने वाला है, ठीक है। जो डायरेक्ट आया है उसको समझ में नहीं आएगा, तो आई होप आप लोग देख के आए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक मतलब ये डायरेक्टली एक्ट नहीं करते हैं रिसेप्टर्स के ऊपर। रिसेप्टर कौन कौन से थे हमारे? मस्कुलिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स थे, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जिनको हम बोलते हैं। तो उनपे डायरेक्टली ये काम नहीं करेंगे, ये या तो जो एसिटाइलकोलिन का लेवल है उसको बढ़ाएंगे या कम करेंगे, इस तरीके से काम करने वाले हैं इनडायरेक्टली। तो इनको हम बोलते हैं कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर भी हम इनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो इनडायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट आर ड्रग दैट इंक्रीज एसिटाइलकोलिन लेवल। क्या करते हैं? एसिटाइलकोलिन लेवल को बढ़ाते हैं एट सिनेप्स बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। ये याद रखना कि ये एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एसिटाइलकोलिन है उसका लेवल बढ़ जाता है, मतलब वो टूट नहीं पाता, डिग्रेड नहीं हो पाता। क्योंकि डिग्रेड कौन करता है? एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम इनको डिग्रेड करता है। तो अगर उस एंजाइम को ही हम ब्लॉक कर देंगे तो हमारा एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाएगा बॉडी में। तो अगर किसी कंडीशन में कमी हो रही है एसिटाइलकोलिन की, तो उस कंडीशन में हम इनडायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स का यूज करते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। हिंदी में देख लीजिए, इनडायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट वे दवाएं होती हैं जो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम को रोककर सिनेप्स में एसिटाइलकोलिन की मात्रा बढ़ा देती है। और जरूरत किसकी थी? हमें एसिटाइलकोलिन की मात्रा की चाहिए थी, एसिटाइलकोलिन की मात्रा हमें ज्यादा चाहिए थी, तो वो यहाँ पे हमें हमारा रिजल्ट भी मिल गया, ठीक है। तो ये दवाएं एसिटाइलकोलिन नहीं बनाती हैं, ये एसिटाइलकोलिन को टूटने से बचाती हैं, जिससे एसिटाइलकोलिन का लेवल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। बात करें कैसे काम करते हैं, नॉर्मल मैकेनिज्म की बात करें तो देखिए, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम जो है एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को तुरंत तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है। बनने के बाद, यूज होने के बाद तुरंत तोड़ देता है, तो इसी वजह से एसिटाइलकोलिन की मात्रा कम हो सकती है। लेकिन हम जब ये ड्रग देते हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स हम देते हैं, तो क्या होता है? आफ्टर गिविंग ड्रग एसिटाइलकोलिन एस्टरेज ब्लॉक हो जाता है। तो ब्लॉक होगा तो एसिटाइलकोलिन टूट नहीं पाएगा, टूटेगा नहीं तो उसका लेवल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, और जो एक्शन हमें चाहिए, जो एसिटाइलकोलिन का एक्शन है, वो हमें मिल जाएगा। एसिटाइलकोलिन जमा हो जाता है, मस्कुलिनिक, निकोटिनिक और सीएनएस इफेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि ये बेसिकली एसिटाइलकोलिन हमारा मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे भी काम करता है, निकोटिनिक पे भी काम करता है, और सीएनएस इफेक्ट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मोर एसिटाइलकोलिन मोर पैरासिम्पैथेटिक एक्शन हमें देखने को मिलने वाला है। ये हो गया सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर या फिर इनडायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स, दो टाइप से इनको क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट रिवर्सिबल, जिसमें टेम्पररी इनहिबिशन होता है, जो एसिटाइलकोलिन एंजाइम है टेम्पररी, मतलब कुछ देर के लिए ही उसका इनहिबिशन होता है, ड्रग हटते ही एंजाइम वापस काम करने
लग जाता है। लेकिन दूसरा टाइप आता है इरिवर्सिबल इनिबिटर, मतलब यहाँ पे जो हमारा एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम है उसका जो इनिबिशन होने वाला है बेटा वो परमानेंट इनिबिशन होगा। मतलब एक बार जब इसका इनिबिशन हो जाएगा तो वो दोबारा काम में लेने वाला नहीं बचेगा। ठीक है, जब नया एंजाइम बनेगा एसिटाइलकोलिन एस्टरेज तभी वो आके काम कर पाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके से क्लासिफाई इसको किया गया है। तो परमानेंट इनिबिशन होगा इरिवर्सिबल में और न्यू एंजाइम बनने पे ही इसकी रिकवरी हो पाएगी। तो रिवर्सिबल जो है हमारे कोलिनेस्टरेज इनिबिटर वो सेफ होते हैं और इरिवर्सिबल जो है टॉक्सिक हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम को, जिससे एसिटाइलकोलिन की मात्रा बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, तो टॉक्सिसिटी भी हो सकती है भाई, किसी भी चीज की अधिकता और कमी हमारी बॉडी में डिजीज क्रिएट करती है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब बात करें रिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनिबिटर कौन कौन से हैं जो ड्रग्स हमारे सिलेबस में दी हुई है। रिवर्सिबली मतलब थोड़े टाइम के बाद वापस से वो अपना काम करने लग जाते हैं। तो फर्स्ट है फाइसोस्टिग्माइन। फाइसोस्टिग्माइन पॉपुलर ड्रग है, नेचुरल अल्कलॉइड होता है, टर्सरी एमीन है, इस वजह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर देता है। मैकेनिज्म की बात करें तो रिवर्सिबल इनहिबिट करता है एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम को और सीएनएस में एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ाने का ये काम करता है। ये इसकी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर याद कर लेना। स्ट्रक्चर कैसे याद होगी, प्रैक्टिस करोगे, बार बार रफ कॉपी में लिख लिख के आपको स्ट्रक्चर्स बनानी पड़ेगी, तब जाके आप लोगों को ये स्ट्रक्चर्स याद होने वाली है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक्शन जो होगा सीएनएस स्टिमुलेशन करेगा क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर में क्रॉस कर जाता है। ये पेरिफेरल कोलिनर्जिक इफेक्ट ये देने वाला है। और यूजेज है इसका अट्रोपिन पॉइजनिंग। अगर अट्रोपिन की पॉइजनिंग हो रही है तो उसमें एज ए एंटीडोट हम इसको यूज कर सकते हैं। ग्लूकोमा के अंदर हम फाइसोस्टिग्माइन को यूज करते हैं। तो अट्रोपिन अगर ब्रेन में आ गया है तो फाइसोस्टिग्माइन ब्रेन में जाएगा और उसका एक्शन खत्म कर देगा, उसका काम को खत्म कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो एज ए एंटीडोट ऑफ एट्रोपिन पॉइजनिंग फाइसोस्टिग्माइन यूज किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ड्रग देखते हैं नियोस्टिग्माइन। लगभग सेम है, फाइसोस्टिग्माइन की तरह ही है, सिंथेटिक है ये। ठीक है, वो नेचुरल था, ये सिंथेटिक है। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये भी रिवर्सिबल एसिटाइलकोलिन एस्टरेज होगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे निकोटिनिक रिसेप्टर को डायरेक्ट स्टिमुलेट भी करता है ये। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन भी करता है कभी कभी नियोस्टिग्माइन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये भी ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, फाइसोस्टिग्माइन क्रॉस कर जाता है, नियोस्टिग्माइन क्रॉस नहीं करता है क्योंकि इसके अंदर क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। जब हमने एससीआर देखा था तब आप लोगों को बताया था। फाइसोस्टिग्माइन से लंबे समय तक ये चलता है, काम करता है, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है। फाइसोस्टिग्माइन का थोड़ा हार्ड है। दोनों का याद आपको करना पड़ेगा। यूजेज इसका मेथनिया ग्रेविस डिजीज होती है उसके अंदर बेसिकली यूज किया जाता है। रिवर्सल ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग मसल्स रिलैक्सेंट में भी बेसिकली यूज होता है। पोस्ट ऑपरेटिव इलियस के अंदर भी यूज होता है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि ऑपरेशन से पहले जो स्टोमक होती है हमारा, जिसका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, उसके अंदर गड़बड़ी आ जाती है तो उसमें भी यूज करते हैं। यूरिनरी रिटेंशन के अंदर भी यूज किया जाता है। तो नियोस्टिग्माइन नर्व मसल्स स्ट्रेंथ को रीस्टोर करने का काम कौन करता है, हमारा नियोस्टिग्माइन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये ड्रग्स होने वाली हैं। इसके बाद आता है पायरिडोस्टिग्माइन। ये लगभग सेम है, नेचर इसका नियोस्टिग्माइन जैसा ही है। ठीक है, सिंथेटिक ड्रग है, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड होगा, फीचर है लॉन्गर ड्यूरेशन होगा। अगर क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड प्रेजेंट है इसकी रिंग के अंदर तो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ये देने वाला है, बेटर टॉलरेट करेगा। यूजेज बेसिकली ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लॉन्ग टर्म मिथनिया ग्रेविस, और ये भी मिथनिया ग्रेविस के अंदर ही यूज होता है। क्रोनिक मिथनिया ग्रेविस में पायरिडोस्टिग्माइन का यूज किया जाता है। चलिए, ये इसकी स्ट्रक्चर है, लगभग सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है नियोस्टिग्माइन से। ठीक है, चलिए तो दोनों को कंपैरिजन करके आप लोग याद कर सकते हैं। अब आता है हाइड्रोफोनियम क्लोराइड, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। वेरी शॉर्टर एक्टिंग ये होते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म की बात करें तो वीक है, रिवर्सिबल एसिटाइलकोलिन एस्टरेज बाइंडिंग होगी और ड्यूरेशन इसका जो होने वाला है 5 to 15 मिनट्स ओनली इसका एक्शन और ड्यूरेशन होने वाला है। यूजेस डायग्नोसिस ऑफ मिथनिया ग्रेविस में इसको यूज
करते हैं। मिथनिया ग्रेविस वर्सेस क्रोनिक क्राइसिस डिफरेंस करने में भी, कोलिनर्जिक क्राइसिस में भी यूज करते हैं, दोनों में डिफरेंस करने के लिए। तो देखिए जो भी ड्रग्स होते हैं हम इन पे ज्यादा फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ड्रग आपको पूछी जाएगी तो कभी भी सिंगल ड्रग नहीं पूछी जाएगी बेटा। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है कि आपको 2 मार्क्स के अंदर कोई ड्रग पूछ ली, उसके यूजेस पूछ लिए, आपको उसकी स्ट्रक्चर पूछ ली, ऐसा हो सकता है। बाकी 5 मार्क्स 10 मार्क्स में आपको कभी भी सिंगल ड्रग देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के अंदर आप लोगों को एसएआर सिंथेसिस देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन सिंथेसिस पे बनने वाले हैं, उसके बाद एसएआर पे क्वेश्चंस बनेंगे, उसके बाद जो हमारा मेन क्लासिफिकेशन है जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन आप लोगों को आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है टैक्रीन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये सेंट्रली एक्टिंग है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ये करता है, तो मैकेनिज्म होगा सीएनएस एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिशन ये करता है। ये बेसिकली अल्जाइमर डिजीज में बहुत लंबे टाइम से, पुराने टाइम से यूज की जा रही है, ओल्ड ड्रग इसको हम बोल सकते हैं। इसका लिमिटेशन ये है कि ये हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, लीवर को डैमेज करने का काम इसका होता है, इसलिए इसको ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। ये स्ट्रक्चर इसकी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, स्ट्रक्चर ज्यादा याद नहीं करनी है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको, पायरोडोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन। ठीक है, तो एक हमारा जो स्टार्टिंग में ड्रग था वो स्ट्रक्चर आप लोगों को याद कर लेनी है। अब बात करते हैं इरिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, मतलब जो हमारा एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम है वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, एक बार ब्लॉक होने के बाद वो वापस से रिवर्स नहीं होगा, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया इरिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर। मतलब नया एंजाइम ही आएगा भाई, वो पहले वाला तो खत्म हो चुका है, उसको परमानेंटली ब्लॉक हो गया है। तो मोस्ट जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं वो इरिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर होते हैं और काफी टॉक्सिक भी हो जाते हैं काफी कंडीशंस के अंदर। ठीक है, जनरल मैकेनिज्म क्या होगा, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड विद एसिटाइलकोलिन एस्टरेज मेकिंग इट परमानेंटली इनएक्टिव। क्योंकि इनके बीच क्या होता है कि कोवेलेंट, एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है जो टूट नहीं पाता है, और जिससे एसिटाइलकोलिन एस्टरेज जो एंजाइम है हमारा वो परमानेंटली इनएक्टिव हो जाता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट एसिटाइलकोलिन एस्टरेज से मजबूत स्थायी बंधन बनाकर एंजाइम को पूरी तरीके से निष्क्रिय कर देता है, परमानेंट लॉक ऑन एंजाइम लग जाता है। ठीक है, तो एक बार परमानेंट लॉक लग गया तो फिर क्या है, तो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। आइसोफ्लोरोफेट, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट है हमारा, रेयरली यूज होता है, इस टाइम यूज नहीं किया जाता है, लॉन्ग लास्टिंग मियोसिस ये कॉज करता है, प्यूपिल कंस्ट्रक्शन ही करवाता है। इसके अलावा आता है इकोथायोफेट आयोडाइड है, क्वाटरनरी ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड है, क्रोनिक ग्लूकोमा के अंदर इसका यूज होता है, ड्यूरेशन इसका डेज में होता है। ठीक है, जैसे 1 डेज 2 डेज। लॉन्गेस्ट एक्टिंग आई ड्रग ये होती है हमारे इकोथायोफेट आयोडाइड। ठीक है, इसके अलावा पैराथायोन होता है, हाई टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड होता है, ये कन्वर्टेड टू पेरोक्सोन, एक्टिव फॉर्म है, पहले इनएक्टिव फॉर्म होगी पैराथायोन और फिर ये कन्वर्ट होता है किसमें, पेरोक्सोन, एक्टिव फॉर्म में। हाईली टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड है ये, सीवियर कोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी ये कोज करता है। मेलाथायोन ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड इसको हम बोल सकते हैं, लेस टॉक्सिक टू ह्यूमन, थोड़ा कम टॉक्सिक है ह्यूमन के लिए, लेकिन इंसेक्टिसाइड के लिए बहुत टॉक्सिक होता है। रैपिड डिटॉक्सिफिकेशन ये करता है। यूजेज इन हेड लाइस ट्रीटमेंट, हेड में लाइस अगर हो रहा है तो उसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, एग्रीकल्चर्स में भी इसको यूज करते हैं, किसको, मेलाथायन को, मालाथायन भी बोल सकते हैं इसको। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग क्या होता है, बेसिकली क्या क्या सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं, स्लग, सबसे पहले तो स्लाइवेशन, लैक्रीमेशन हो सकता है, यूरिनेशन और डिफिकेशन, जीआई क्रेम्स हो सकते हैं, एमएससी हो सकता है, मतलब वोमिटिंग हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग अगर किसी पेशेंट को हो रही है तो उस कंडीशन में। इसके अलावा ब्रोंकोस्पोज्मी होगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी, मसल्स ट्विचिंग, मसल्स एक दूसरे के पे ट्विच करेगी, मतलब जो बोलते हैं ना अटक गया है या फिर मसल्स क्रेम्प आ गया है उस तरीके से। ठीक है, सीएनएस कंफ्यूजन हो सकता है, सीजर्स आ सकते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग अगर हो रही है किसी पेशेंट के अंदर। तो पेशेंट इज ड्रॉमिंग हिज ऑन सिक्रेशंस, ठीक है, अपने आप सारे सिक्रेशन होंगे, सलाइवा आएगा, लेक्रीमेशन होगा, यूरिनेशन होगा, डिफिकेशन होगा, जीआई क्रेम्स हो सकते हैं, एमएससी हो सकता है। तो ट्रीटमेंट क्या है अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो जाए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी। अट्रोपिन का यूज करते हैं, मस्क्रीनिक ब्लोकर्स का यूज करते हैं,
पैरेलिडॉक्सिन का यूज करते हैं 2PM शॉर्ट में इसको बोलते हैं। रीएक्टिवेट किया जाता है एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को, जो कोलिनर्जिक कोलिन एसिटाइलकोलिन के लेवल को कम करेगा। सपोर्टिव केयर की जरूरत पड़ती है। तो कोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटर बेसिकली ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए यूज होता है, वो हमारा पैरेलिडॉक्साइन क्लोराइड। ठीक है, पैरेलिडॉक्साइन क्लोराइड इज अ ड्रग दैट रीएक्टिवेट एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनिबिटेड बाय द ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या है? इरिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनिबिटर है। तो वो क्या करेंगे? एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को कंप्लीटली ब्लॉक कर देंगे। लेकिन पैरेलिडॉक्साइन क्लोराइड जो हमारी ड्रग है वो रीएक्टिवेट करवाएगा एसिटाइलकोलिन एस्टरेज जो इनहिबिट किया गया है ऑर्गेनोफॉस्फेट मतलब इरिवर्सिबल कोलिनोस्टरेज एंजाइम्स के थ्रू और ड्रग्स के थ्रू। ठीक है, तो पैरेलिडॉक्सिन क्लोराइड एक दवा है जो ऑर्गेनोफॉस्फेट द्वारा निष्क्रिय किए गए एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम को पुनः सक्रिय करती है, जिसकी वजह से वो एसिटाइलकोलिन को वापस से निष्क्रिय कर पाएगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या होगा? ऑर्गेनोफॉस्फेट लिया, ड्रग ऐसा है, वो क्या करता है? बेसिकली एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को फॉस्फोराइलेट करता है और इनहिबिट करता है, लेकिन पैरेलिडॉक्साइन फॉस्फोरस को खींच लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो वापस से एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, एंजाइम फिर से एक्टिव हो जाता है। एंजाइम कौन सा है यहाँ पे? हमारा एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है भाई? नेचर की बात करें तो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है पैरेलिडॉक्साइन, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ये नहीं करता है। बेस्ट इफेक्ट की बात करें तो निकोटिनिक सिम्टम्स गिवन विथ अट्रोपिन के साथ इसको दिया जाता है। यूजेस ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग और नर्व एजेंट पॉइजनिंग के अंदर बेसिकली पैरेलिडॉक्साइन को यूज किया जाता है। चलिए ये कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स। ठीक है, हमारा कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो है या पैरासिम्पेथोमाइमेटिक एजेंट्स है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आएगा हमारा एंटी कोलिनर्जिक एजेंट या फिर हम उसको पैरासिम्पेथोलाइटिक्स भी बोल सकते हैं। वो लास्ट टॉपिक होने वाला है हमारा ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो देख लीजिए, अगर पीछे के लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या इससे एक लेक्चर और आ सकता है, तो उसमें हमारा कंप्लीट यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड का जो टॉपिक है ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और अगर अभी तक कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जाइए प्ले स्टोर पे डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों को नोट्स और सब कुछ मिलने वाला है और एग्जाम टाइम में इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉडल पेपर्स मिलेंगे, सब कुछ मिलने वाला है। तो चलिए बने रहिए कटारिया फार्मेसी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद।